हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो आज के सेशन में वी विल बी कवरिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई 10th बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। विल बी कवरिंग कपल ऑफ एमसीक्यूज जो ऑन रिपीट आए हैं या जैसे हमें पैटर्न दिखा है कि इस टाइप का एमसीक्यू आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, so the very first question here is find the value of k for which the quadratic equation 2x square minus 10x plus k is equal to 0 has real and equal roots। अब बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। ओके, सो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं when our discriminant is equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac जब ये 0 होगा। अब इसमें b की वैल्यू क्या है? -10। तो -10 का स्क्वायर माइनस 4a is 2 and c is k। दिस इज इक्वल टू 0। so 100 minus 8k is equal to 0। दैट मीन्स 100 is equal to 8k। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 100/8 which is 25/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इफ ए बी इज अ कोड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ वेयर ए एंड बी आर 4,3 and x,5 respectively, find the value of x। वाई डिड आई से कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज की कंफ्यूजन जो बच्चों को हो जाती है वो ये है कि उसने बोला एक कोड है ए बी जिसका जिस सर्कल की कोड है उसका सेंटर ओ पे है। एंड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? ए बी का सेंटर ओ एज्यूम कर लेते हैं। मतलब वो ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए बी कोड है वो डायमीटर दे रखी है, सेंटर इसका ओ है। ऐसा नहीं है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या बोला है? एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ 2,3 and there is some code AB। A है 4,3 and B है x,5। Now find the value of x। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू? सिंस इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, दैट मीन्स जो OA है वो भी रेडियस है और OB है वो भी रेडियस है। तो OA इज इक्वल टू OB। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? डिस्टेंसेस। तो व्हाट वी कैन से इज दैट OA इज इक्वल टू OB। क्योंकि ये रेडियस एमसीक्यू है तो हमें कोई डिस्क्रिप्शन तो इसमें लिखनी है नहीं है सच। ठीक है, तो OA का डिस्टेंस क्या होगा? अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x1 माइनस x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। दिस इज इक्वल टू OB का डिस्टेंस। OB का डिस्टेंस क्या है? 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स से हमारा रूट तो हट जाएगा। सो 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 माइनस 3 इज 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। एक 4 से ये तो 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी हमने तो दिस कम्स टू बी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू है 2। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब कि डायरेक्टली आपको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। हालांकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 4 into 3 विल बी 12। तो मेरे पास अगर मैं 12x माइनस एक्स करूं, 3x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 क्योंकि हमें जीरोस चाहिए।
इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तो वैल्यू आ गई 1/3, ये 0 हुआ तो वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन डी विच इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन गर्ल इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। नाउ सिंस देयर आर 2 चिल्ड्रन एंड दे कैन बी गर्ल और अ बॉय, राइट, तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस बनाते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम जब पॉइंट टॉस करते हैं हेड और टेल वाले हम केसेस कैसे बनाते थे, हमने अपने मैराथन सेशन में भी देखा था, वैसे ही हम इसके केस बनाएंगे। सो बॉय बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ये हमारे टोटल 4 पॉसिबल केसेस है विथ 2 चिल्ड्रन, राइट। दे कैन बी बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो वन गर्ल एंड मोर देन वन, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जिसमें काफी बार गलती हो जाती है क्योंकि हम एमसीक्यूज ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, x फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो बेटा, 4 1 2 3 4 4 7 कहीं यहाँ पे हमारे पास होगा, तो ये आपका बेसिकली पॉइंट है 4, 7। इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये x एक्सिस से बेटा ये कितना डिस्टेंस है, ये 7 यूनिट्स है। और बच्चे यहाँ पे यूजुअली 4 यूनिट्स कर देते हैं, ये 4 नहीं है, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 है, x एक्सिस से तो ये 7 यूनिट्स ऊपर है ना, तो इसका आंसर है 7 यूनिट्स। ठीक है, प्लीज डू कीप दिस इन माइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, किसके इक्वल होगी हमें ये फाइंड करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर को बेटा मैं साइन और कोस की फॉर्म में लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका हम करते हैं एलसीएम, अब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज इक्वल टू 2 into 1 that is 2, so option C is correct here. Okay, next question, graphically the pair of equations represent lines that। अब हमें तो ग्राफिकली पूछा बट एमसीक्यू है, वी विल नॉट बी ड्राइंग ग्राफ, हम तो डायरेक्ट हमारा जो एल्जेब्रिकली हम चेक करते हैं वैसे ही चेक कर लेंगे। तो हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते हैं, उसमें देखते हैं कि रेशियो कौन सा वाला इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। a1 है -6, a2 है 2, b1 है -2, b2 है -3। अब c1 देखो बेटा कांस्टेंट, यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगी तो ये बनेगा -21, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है विच इज +7। -3 ये है 2/3 और ये है -3, तो हमारी तो पहली वाली नॉट इक्वल आ गई। जैसे ही पहली वाली नॉट इक्वल आ गई मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दे विल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 revolutions and moving 11 किलोमीटर, ये एक व्हील है which is a circle, ये 5000 रेवोल्यूशंस करके 11 किलोमीटर कवर करता है। अब ये एक रेवोल्यूशन जब करेगा, एक पॉइंट से मूव करके वापस इस पॉइंट पर आएगा, तो एक रेवोल्यूशन मतलब एक बार उसके सर्कमफेरेंस पूरी घूमी, तो 1 सर्कमफेरेंस इज व्हाट 2πr। ऐसे उसने कितनी बार किया 5000 टाइम्स, और करके कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया 11 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो दिस इज 11,000 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100, तो ये मेरा हो गया सेंटीमीटर में चेंज। अब हमें पाई की वैल्यू लिखते हैं, रेडियस हमें यहाँ पे पता नहीं है, हमें फाइंड करना है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है 2 into r, तो 2r को हम सेपरेट रख लेते हैं, बाकी सब वहां राइट साइड पे भेज देते हैं, क्योंकि मुझे 2r ही तो फाइंड करना है। 722
right? 11, 55, 10. So 10 into 7 that is 70. 2r यानी कि डायमीटर, तो डायमीटर आ गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the tangent drawn from a point P at a distance of 25 centimeter from the center of a circle of radius 7. सर्कल है जिसका रेडियस है 7, P पॉइंट से टेंजेंट आ रही है और ये P पॉइंट सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब हमें पता है प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ट्राइंगल POX में अगर हम बात करें तो हमारा हाइपोटेन्यूज है PO। PO स्क्वायर विल बी इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर, राइट? ऐसा ही होगा। PO का स्क्वायर तो हमें पता है, OX का स्क्वायर भी हमें पता है और PX हमें फाइंड करना है। दिस इज 625। 625 में से 49 माइनस करेंगे, ये आएगा आपके पास 576। तो 576 किसका स्क्वायर होता है? 26 का, राइट? या 24 का? इट्स 24 आई गेस, 24 राइट? यस 24। सो ये हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, now let's look at next question. If 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are consecutive terms of an arithmetic progression and the value of x, consecutive terms है मतलब उनका डिफरेंस होगा सेम, मतलब x plus 10 minus 2x ये जो डिफरेंस देगी वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। इससे हम x फाइंड कर लेंगे। 2 minus x minus 10, तो ये हमारे पास आ गया 2x minus 8। तो 10 plus 8, 2x plus x is 3x, 18 is equal to 3x, तो x की वैल्यू आ गई 18/3 यानी कि 6। सो C is the correct option here। ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा जो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ये 2 मार्क एंड 3 मार्क वाले मिक्स लिए हैं, ठीक है? उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे एंड देन केस स्टडीज। फॉर नाउ दीज आर अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है, ये आपके पास बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, अगर ये लॉन्ग मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता होता है तो इसमें बीपीटी 5 मार्क में बीपीटी के प्रूफ के साथ वो एक छोटा सा क्वेश्चन साथ में ऐड कर देते हैं कि यूज बीपीटी टू फाइंड दिस एंड दिस फ्रॉम दैट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो लेट अस स्टार्ट बाय प्रूविंग द बीपीटी थ्योरम। तो अब इसमें हम सारा चीज बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? टू प्रूव। टू प्रूव में आप बीपीटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिख दोगे। ठीक है, if in a triangle, now I'm trying to make it as crisp as possible, आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर देना। if in a triangle a line, चलो डायरेक्टली ये लिख देते हैं, in a triangle a line joining the 2 points lying on 2 sides of the triangle and parallel to the third side divides
the two sides in the same ratio या divides the two sides proportionally. ठीक है जी. Okay, now let me start by drawing this triangle. तो हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, उसमें दो पॉइंट्स लिए डी एंड ई. ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी एंड ई इज अ पॉइंट ऑन ए सी. ये चीजें आप गिवन में लिख दोगे. ठीक है, उसके बाद अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो ई एम बना रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी. दूसरा हम डी एन बना रहे हैं which is perpendicular to AE, and then we are joining DC and BE. ठीक है, अब हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, we will find the area of triangle ADE. एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे बेटा अगर मैं बेस को एडी अगर मैं बेस मान लूं, एडी अगर मेरा बेस है तो हाइट हो गई उस बेस के लिए ईएम. राइट, ठीक है. अब दूसरा हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई फाइंड करने. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई. अब बीडीई को देखो बेटा, अगर तो हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी हाइट अंदर लाई करती है. राइट एंगल ट्राइंगल की तो हाइट है ही है. अगर मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट होती है, ये बाहर लाई करेगी. हाइट क्या है, एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट वाली साइड तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसकी हाइट बाहर है. अब बीडीई जो ट्राइंगल है ये मेरा एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है. ठीक है, तो इसकी हाइट होगी यहाँ पे बाहर. इसकी हाइट क्या है, ई एम. ठीक है, तो हाफ इंटू बेस तो बी डी ही है, ऑपोजिट वाला जैसे ई जो वर्टेक्स है उससे ऑपोजिट वाली साइड तक का डिस्टेंस विच इज ई एम. तो ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकेंड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, दिस नॉट स्पेस. चलो हम यहाँ पे ही कंटिन्यू कर लेते हैं. और इफ आई कैन जस्ट ऐड वन, आई जस्ट ऐड अ पेज. मैं वापस से यहाँ पे साइड में ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवर रेफरेंस. क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं हम. ए बी सी डी ई, ये एम है, ये एन है, ज्वाइन कर लिया. दो इक्वेशंस अभी हमने देख ली थी. अब अगर मैं फिर से बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लेना चाह रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे बेस चाहिए एई. हाफ इंटू बेस तो हाइट हो गई डीएन. नाउ आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी. हाफ बेस है ईसी, तो अब आपको पता है कि हाइट इसकी बाहर है विच इज डीएन. तो ये हो गई मेरी फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, एक बार चारों इक्वेशंस को देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, third equation, fourth equation. Now what I am going to do is I want to divide equation 1 and equation 2. equation 1 में मेरे पास था area of triangle ADE, उसमें मैंने लिखा था हाफ इंटू बेस लिया था AD और हाइट ली थी EM. equation 2 मैंने लिया था area of BDC, उसमें मैंने लिया था हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट ली थी ई एम. तो इसको डिवाइड करने पर मुझे क्या मिल रहा है, हाफ कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ई एम कैंसिल हो रहा है. तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन बी डी सी ए डी अपॉन बी डी के इक्वल आ रहा है.
ठीक है, अब मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ट्राइंगल BAC, तो डिवाइड करने पर एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है। लेट अस आल्सो राइट दिस इन पिंक। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BEC आ चुका है AE अपॉन EC। लेट्स कॉल इट फिफ्थ एंड लेट्स कॉल इट सिक्स्थ। अब बेटा फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को अच्छे से देखो। न्यूमरेटर में दोनों में क्या है, ADE। डिनोमिनेटर में उसमें है BDC ट्राइंगल, जो कि ये वाला है, और इसमें है BEC, जो कि ये वाला है। अब बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है ना वो इक्वल है। आई टेल यू व्हाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर आपके पास कभी भी कोई दो ट्राइंगल्स है जिनका बेस सेम है और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, हमने यही लिया था कि जो लाइन है DE पैरेलल है थर्ड साइड BC के, अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर equal in area, and let's call it seventh equation. Now see here, न्यूमरेटर के इक्वल है, डिनोमिनेटर के इक्वल है, मतलब ये वाला रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। तो लास्ट में हम सिर्फ इतना भी अगर बात लिख दें 5, 6 एंड 7, हमें क्या मिला कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। दैट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमारी बीपीटी कहती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, hence proved. We also call it Thales theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ओके, now let's move to the next question. What is the next question? Find the sum of all integers between 50 and 500 which are divisible by 7. सारे इंटीजर्स जो 50 और 500 के बीच में है बट डिविजिबल बाय 7। तो 7 के टेबल में अगर देखें 7 7s are 49 एंड 7 8s are 56। तो 56 फर्स्ट इंटीजर है 50 और 500 के बीच में जो डिविजिबल होता है। देन नेक्स्ट वाला 63 70। अब मुझे फाइंड करना है लास्ट, तो उसके लिए हम 7 को 500 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 रिमाइंडर है, 3 इससे माइनस कर दो तो 497 होगा मेरा लास्ट इंटीजर जो डिविजिबल होगा 7 से। अब मुझे AP तो मिल चुकी है, इसमें सम फाइंड करना है। तो सम का हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला था जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होती है, राइट। पर इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, n नहीं पता। नो वरीज, वो हम an के फॉर्मूला से डिटरमाइन कर लेते हैं। an which is 497। लास्ट टर्म में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स ही चाहिए ना, तो लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दी तो इसका n आ जाएगा 56 प्लस n माइनस 1। d क्या है, 7 से डिविजिबिलिटी वाले सारे हमने नंबर लिए तो 7 ही है इनका डिफरेंस। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस 7 and minus 7, दिस इज 1 441 प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो n आ गया 7 6 42 7 4 28, n आ गया 64। Now Sn is equal to 64 by 2 56 plus 497, 32 into 553। So 553 into 32 अब हमें देखना है। This is equal to 17696।
So this is the sum of all integers divisible by 7. Okay. So let's move on to next question. Two water taps together can fill a tank in 1/3 hours. The tap of larger diameter takes 5 hours less than the smaller one. एक बड़े डायमीटर वाली टैप है वो ऑब्वियसली जल्दी फिल करेगी तो उसको कम टाइम लग रहा है. अगर पहले वाली को मान लो x टाइम लग रहा है तो दूसरे वाली को x - 5 लग रहा है. ठीक है. So let's start with this only. Let's assume the first tap, the tap with smaller diameter, say one tap takes x hours. अब जब भी यहाँ पे हमें क्या पूछे, फाइंड द टाइम ऑफ ईच टैप. तो जब भी आपको दो चीजों का कलेक्टिव टाइम दिया होता है और इंडिविजुअल का निकालना होता है, आप सब कुछ 1 यूनिट में फाइंड करते हैं. उसका क्या मतलब है कि हमने क्या ले लिया कि एक टैप को x आवर्स लग रहे हैं. एक टैंक है उसको पूरा फिल करने में लेट्स से 7 आवर्स लग रहे हैं, तो हर 1 आवर में कितना फिल होगा 1/7. राइट. अगर एक टैंक है, देखो मान लो इसको फिल करने में एक टैप को 3 आवर्स लग रहे हैं, तो हर एक घंटे में कितना करेगा 1/3 1/3 1/3. राइट. ऐसा ही होगा. तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो लेट द टैप टेक्स x hour. So the amount of water filled by tap in 1 hour is 1/x. The other tap takes, क्योंकि उसको 5 hours कम लग रहे, x - 5 hours. So the amount of water filled by second tap in 1 hour is 1/x - 5. अब पहली वाली टैप एक घंटे में इतना पानी फिल कर रही है, दूसरी वाली टैप एक घंटे में इतना पानी फिल कर रही है, तो दोनों का मिला के 1 आवर का कितना होगा. देखो दोनों मिला के टैंक को 3 × 3 9 + 1, दोनों मिला के टैंक को 10/3 आवर्स में फिल कर रहे थे, तो दोनों मिला के 1 आवर में कितना फिल करेंगे 1/10/3 यानी कि 3/10. ठीक है. तो दोनों मिला के ये 1 आवर का लिए, तो 1 आवर का कितना है 3/10. तो ये हमारी आ गई इक्वेशन. नाउ वी विल टेक एलसीएम. तो एज यू कैन सी कि ये बनेगी क्वाड्रेटिक. I'm going to erase this part. Let's write with a different color also. So this will be 10 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20x - 50 is equal to 3x² - 15x. ठीक है. तो ये बनेगा 3x² - 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 50 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. बस इसको हम कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ट्राई करते हैं. 50 × 3 इज 150. 150 यानी कि 75 225 और 150 का हमारे पास बनेगा 5 × 2 10 5 3 6 10 to 30 and 5 30 × 5. चलो तो -30x - 5x. तो 3x कॉमन लिया और यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं दे आर x is equal to 5/3 और x is equal to 10. अब अच्छा अगर x मेरा 5/3 है तो 5/3 में से दूसरी टैप तो 5 आवर्स कम ले रही थी, तो 5/3 में से तो मैं 5 माइनस करूंगी तो नेगेटिव में आ जाएगा.
नेगेटिव आवर्स तो हो नहीं सकते, सो वी विल इग्नोर x इज इक्वल टू 5/3, सो दिस इज द राइट आंसर। तो एक टैप आपका ले रही है 10 आवर्स और दूसरी वाली आपके ले रही है 5 आवर्स। The tap with smaller diameter takes 10 hours and the tap with larger diameter takes 5 hours to fill the tank individually. Okay. Let's move to next question. In a triangle ABC, angle A is x degrees, B is 3x minus 2 degrees and C is y, ठीक है, और C minus B 9 गिवन है, C है y, B है 3x minus 2, ये 9 डिग्री गिवन है, तो इससे हमें x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी। 7, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होगी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 4x minus 2 plus y is equal to 180 degree. 4x plus y is equal to 182 degrees. Now I have first equation, I have second, y है दोनों में, तो मैं eliminate कर सकती हूँ इनको. Let us use elimination here. So I'm writing the first equation again and I'm writing the second equation. y के नीचे y लिखते हैं, minus 3x, x के नीचे लिखते हैं 7 डिग्रीज, यहाँ पे क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो साइन चेंज, 4x प्लस 3x 7x, y विल कैंसिल आउट, 7 माइनस करना है तो क्या बचेगा 175, तो x आ गया 7 2 सा 14 30 7 5 सा 20, x इज 25 डिग्रीज, यानी कि एंगल A तो है एग्जैक्टली 25, एंगल B है 3x माइनस 2, 3 इंटू 25 इज 75 माइनस 2 यानी कि 73 डिग्रीज, और एंगल C जो कि y था, y यहाँ से ले लेते हैं, y की वैल्यू 7 प्लस 3x, 7 प्लस 75 82 डिग्रीज, ठीक है। So these are all the three angles of the triangle. Let's move to next question. ये हमें circles का question आया है. A circle touches the side BC of a triangle ABC at P point and the extended sides AB and AC at Q and R. Prove that AQ is equal to half of perimeter of ABC. ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं ना ट्राइंगल्स में, जहाँ पे आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है एंड पेरीमीटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है। ओके, तो एज वी कैन सी कि टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट की तो हमें दो ही प्रॉपर्टीज पता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस कुछ भी हमें गिवन नहीं है, हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। रेडियस क्यों गिवन है, हमें सेंटर ही नहीं पता सर्कल का बेसिकली, राइट। सो लेट्स लुक एट द अदर प्रॉपर्टी। सो आई कैन जस्ट से दैट BP इज इक्वल टू BQ, ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CP CR के इक्वल है, ये भी तो टेंजेंट है, तो AQ AR के इक्वल है। सबका रीजन क्या है, tangents from external point, है ना, आर इक्वल। अब मुझे AQ चाहिए हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, लेट्स राइट दिस,
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बेटा पेरीमीटर इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को तो हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं लिख सकते, ए बी इज ए बी, ठीक है। एंड बी सी को लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी, और ए सी को भी हम ए सी ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि बीपी की जगह पे मैं बी क्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि बीपी बी क्यू के इक्वल है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि ए बी प्लस बी क्यू ए क्यू बन जाए, क्योंकि ए क्यू तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। सिमिलरली पीसी की जगह पे हम सी आर लिख देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी देना, क्यों? क्योंकि बीपी आपका बी क्यू के इक्वल है और पीसी आपका सी आर के इक्वल है। अब ए बी प्लस बी क्यू इज ए क्यू एंड सी आर प्लस ए सी इज ए आर। अब ए क्यू और ए आर तो खुद इक्वल है, तो इसको ट्वाइस ऑफ ए क्यू कर दो, तो आपका हाफ ऑफ पेरीमीटर आ गया ए क्यू के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे भी चाहे आप ब्रैकेट में लिख देना कि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। सो हाँ, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two squares have a combined area of 468 meter square and their perimeters differ by 24 meter. Find the length of their sides. दो स्क्वेयर्स है बेटा, स्क्वेयर का एरिया क्या होता है? अगर ये मेरा एक स्क्वेयर था जिसकी लेंथ है x, और ये एक स्क्वेयर है जिसकी लेंथ है y, साइड है y, तो इसका एरिया है x स्क्वेयर, इसका एरिया है y स्क्वेयर, इन दोनों का कंबाइंड एरिया है 468, और इसका पेरीमीटर है 4x, इसका पेरीमीटर है 4y, इनका डिफरेंस है 24। तो दिस इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, यानी कि x माइनस वाई है मेरे पास 20, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? प्लस वाई स्क्वायर 468, ठीक है जी। तो अब हमें दिस अ लिटिल एरर, नो नो नो, दिस इज डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है बेटा, स्लाइट एरर। 4 डिवाइड होगा 24 से, विच विल बी 6, ठीक है। तो x की वैल्यू तो है 6 प्लस वाई, लेट मी राइट दिस क्लियरली। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कुछ, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 12 इंटू वाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। बेटा सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो हम कर ही देते हैं, और इसको लेफ्ट साइड पे भी ले आएंगे। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 6, ओके 216। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे थे, सो लेट्स राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑल्दो नो डाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी बहुत क्विकली हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स नहीं है इसके। तो y की वैल्यू चलो यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 a1 है c है -216 अपॉन 2, a तो 1 ही है, सो 4
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 6 24, 4 2 जा 8 अपॉन 2, 900। बहुत अच्छा नंबर आ गया, -6 प्लस -30 अपॉन 2। अब नेगेटिव आएगा एक तो, जो हो नहीं सकता क्योंकि y क्या है, लेंथ ऑफ साइड, which cannot be नेगेटिव। तो आप यहाँ पे लिख देना कि साइड can't be नेगेटिव, सो इग्नोर दिस। ठीक है, इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 30 माइनस 6 इज 24/2 यानी कि 12। अगर y 12 है तो x क्या है, 6 प्लस वाई यानी कि x इज 18। तो हमारी लेंथ ऑफ साइड्स क्या आई हैं, 12 एंड 18। ठीक है, द साइड्स आर 12 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अब हमारे पास क्वेश्चन आया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर 60। तो लिखते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60, आई 3.14 लेना है, 6 इंटू 6, so this will be 6 4 so 24, 18.84 centimeter square is the area. Like I said, 2 mark question, quick formula बस लगाया और आंसर आ गया, वैल्यू पुट की and we get the answer। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन है बेटा। If the chord of a circle of radius 10 centimeter, chord of a circle of radius 10 centimeter subtend angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor segment। तो हमें इसका एरिया चाहिए। अब जब भी हमें इस कोड को मान लेते हैं ए बी, जब भी हमें माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle OAB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। नाउ कम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हमने ये मैराथन में भी चीज बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 60 है तो क्या होगा, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 60 है तो बेटा देखो ट्राइंगल AOB में OA OB के इक्वल है, OA OB के इक्वल है क्योंकि रेडियस है, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो OAB इज इक्वल टू OBA, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसको मान लेते हैं x। तो अब इस ट्रायंगल में 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 2x इज इक्वल टू 120 यानी कि x भी आ गया 60। तो जब भी अगर आपको सेंट्रल एंगल ऐसे 60 दिया हुआ है तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर सारे ही एंगल्स 60 हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो बहुत इजीली हमें फॉर्मूला पता है, √3/4 साइड स्क्वायर, राइट, √3/4 साइड स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई और एंगल होता
वी डिस्कस इट ओवर देयर ऑल्सो। 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 60 है तो √3/4 साइड स्क्वायर। बट अगर कोई भी और है तब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाना पड़ता और एक ट्राइंगल लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के हाइट और बेस फाइंड करनी पड़ती। अभी इसमें देखते हैं हम, लेट्स पुट द वैल्यू, आई एम डूइंग इट ओवर हियर, ओके। थीटा इज 60/360, पाई हमें नहीं दे रखा कि क्या लेना है, 22/7, r² यानी कि 100, √3/4 साइड स्क्वायर इज अगेन 100, तो ये तो हो गया 6, तो 22/42 इंटू 100 माइनस 1.73 अगर वैल्यू ले लेते हैं तो दिस इज 1.73 इंटू 100 इज 173 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, 73 से 42 लिखना था यहाँ पे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, चलो। 1100/21 माइनस 173/4, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे अब सॉल्व करना है। दिस विल बी 1100/21 हमारा आ रहा है 52.38, और ये हमारा आएगा माइनस है बेटा बीच में, so this comes out to be 9.13 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का एरिया है 9.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चन है। द पॉलिनॉमियल x² + a + 1x + b हैज रूट्स 2 and -3, फाइंड a and b। जब भी हमें रूट्स दिए होते हैं पॉलिनॉमियल के तो हमें पता है कि पॉलिनॉमियल हम कैसे फाइंड करते हैं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, यानी कि x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट्स जस्ट राइट डाउन द रूट्स। दिस इज x² -1 आएगा, यानी कि ये हमारा पॉलिनॉमियल आ गया। अब उसने बोला है कि ये तो इक्वल है इसके, तो x² का तो x² है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स क्या मिलेगा हमें, 1 = a + 1 एंड b = -6, तो a की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई -6। a is 0 and b is -6। Next question. A solid toy is shaped like a cone mounted on a hemisphere. The hemisphere's radius is 4.2. Toy's height is 10.2. Find its volume. Cone mounted on a hemisphere. ये वाला भी बेटा cone mounted on a hemisphere के questions काफी repeat हुए. In fact, today itself we have taken 2 such questions because they repeat हुए थे previous year में. Last year में भी था ऐसा question. तो ये हमें गिवन है 4.2। अगर ये 4.2 है बेटा, रेडियस और हाइट तो सेम ही होती, ये भी 4.2 है, और पूरी हाइट इसकी गिवन थी 10.2, जिसमें से इतनी 4.2 है, तो कौन कौन की हाइट हो गई 10.2 - 4.2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। डेटा हमारे पास रेडी है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम टोटल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 πr³। बेटा व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट दिस कैलकुलेशन बचाने के लिए, टाइम और इजी करने के लिए, जब हमारे पास सेम वैल्यूज होती है, क्योंकि इसमें रेडियस दोनों में सेम ही तो है ना, तो हम उसको पहले ही कॉमन निकाल के बाहर कर लें। अब बच गया ये r प्लस, ये तो पूरा आ गया, h आ गया यहाँ से, h प्लस सॉरी यहाँ से आया 2 और एक बचा r। तो नाउ लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज। पाई हमें कुछ भी नहीं गिवन, सो विल टेक 22/7। r है 4.2 का स्क्वायर,
हाइट, क्योंकि हाइट आप सिर्फ कौन की ले रही, 6 प्लस 2 इंटू आर 8.4. So this is 7 6 3 2 ठीक है. तो 22 इंटू या यहाँ पे 22 इंटू 4 कर देते हैं, 22 इंटू सॉरी 44 इंटू 42 बाई 100 इंटू 14.4. यहाँ पे भी लिख देते हैं हम 44 इंटू 42 इंटू 144 बाई 1000. अब हमें करनी है ये. So this will come out to be 266,112 by 1000. That is 266.112 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा. So this is 266.112 centimeter cube. Now let's look at next question. From the top of a 60-meter building, the angles of depression to the top and bottom of a tower are 45 and 60 degree. Applications of trigonometry के क्वेश्चन में वेरी क्रूशियल है कि आप डायग्राम बहुत सही से बनाओ. So this is the building AB, ये हमारा टावर है CD. इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें ड्रॉ करना है. This is 45 degrees. और बॉटम के लिए हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 60 डिग्रीज. तो इसमें हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं. सो इन द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB, we'll say that AB upon BD is equal to tan 60 degrees, right? AB है 60, tan 60 की वैल्यू है √3. So 60 by √3 आपके पास आ गया BD. Now let's rationalize it. So on rationalizing it, we'll get 60 by 3 √3, यानी कि हमारे पास वैल्यू है 20 √3. ठीक है. अगर आपकी वैल्यू 20 √3 है DB की, दैट मीन्स वही वैल्यू है CE की, which is 20 √3. देन हम सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ACE. ट्राइंगल ACE में क्या होगा, AE अपॉन CE विल बी tan 45. tan 45 इज 1. तो AE जो कि हमें फाइंड करना है, CE हमारा आया है 20 √3 इज इक्वल टू 1. तो AE आ गया 20 √3. अब हमें तो चाहिए था CD. CD इक्वल है EB के, EB इक्वल है AB माइनस AE के. तो AB है 60 एंड AE है 20 √3. √3 की वैल्यू हमें गिवन है 60 माइनस 20 इंटू 1.73. सो दिस इज 60 माइनस 54.6. Wait a minute. 17.3 into 2. 34.6 बेटा. This is 34.6. तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.4 सेंटीमीटर. आपकी वैल्यू है CD की 25.4 centimeters. Okay, so that's the value. Now let's look at next question. Simplify and evaluate tan square 60, 4 sin square 45 and so on. तो हम वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे. tan 60 होता है √3, उसका होल स्क्वायर चाहिए. sin 45 इज 1/2, उसका भी स्क्वायर 3. sec square 60, cos 60 है 1/2, तो sec 60 आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर. cos 90 होता है 0. तो दिस इज 3 प्लस 1/4 प्लस 4 इंटू 3 12. तो हमारे पास आ गया 12 प्लस 1 13 प्लस 3 16. इसकी वैल्यू है 16. Now this is a good question, interesting question है. Let's start. 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का हम लेने वाले हैं LCM. तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर.
दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, हम कर देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख दिया। तो दिस इज 4 tan थीटा 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा। तो ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS। ऑलराइट, एंड नाउ देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it be is a 2-digit number less than 40. 1 से 40 के बीच में कितने 2-digit नंबर्स होंगे? तो 1 से 40 के बीच में टोटल नंबर्स हैं 40, जिसमें से 1 to 9 ये 2-digit नहीं है, बाकी सारे 2-digit है। तो हमें 9 नंबर्स माइनस करने हैं 40 में से, यानी कि 31। तो 2-digit नंबर्स कितने हैं? 31। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 31/40। और 2-digit नंबर्स लेस देन 40, सॉरी 90 टोटल नंबर्स है ना, 31/90। ठीक है, फिर नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50। तो नंबर जो कि 5 से डिविजिबल और 50 से बड़ा हो, यानी कि 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 8/90। ठीक है जी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से? 1, देन 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 9, this is 8 into 8, then 9 into 9, 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 9/90, यानी कि 1/10। प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग मार्क में भी बहुत बेटा इजी, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी 5 मार्क में भी बहुत इजी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं। अनदर 5 मार्क में क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो डेटा लिखते हैं, टेबल पहले क्रिएट करते हैं, 30 to 35, 35 to 40, 45 to 50 एंड 50 to 55। फ्रीक्वेंसी उसकी लिखते हैं 7 6 9 13 F, 25 30 30 to 35 35 to 40 40 to 45। This is 5 and 4. Now I am going to find out, सबसे पहले तो हमें xi फाइंड करना है। तो xi देखते हैं, दिस विल बी 22.5 27.5, दोनों का एवरेज होता है 32.5 37.5 42.5 47.5 एंड 52.5। अब हम निकाल लेते हैं di, विच इज xi माइनस एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन है ये। एज्यूम्ड मीन क्या लिया हमने? बिल्कुल बीच वाला 37.5 माइनस 5, सॉरी माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 15। एफ आई डी आई क्या होगा हमारे? 15 into 7 माइनस 105 माइनस 60 माइनस 45 0 5 एफ 50 60। सम क्या आएगा एफ आई डी आई का? माइनस 105 और ये माइनस 210 है, ये है 110, तो माइनस 100, 5f माइनस 100, ये हमारा एफ आई डी आई का सम आ चुका है। सम ऑफ एफ आई कितना है? 7 and 6 13 and 13 26 and 9 35 40 44 प्लस एफ। चेक कर लेते हैं भाई, 9 and 18 18 and 26, ठीक है, 44 प्लस
frequency. Let's now use the formula of mean. शॉर्ट जो हमारा assumed mean method होता है उसमें क्या होता है, अपॉन टोटल ऑफ fi. मीन हमें गिवन है, assumed mean हमने लिया है 37.5, 5f माइनस 100 आया है और ये 44 प्लस f है वैल्यू. इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.4 minus 1.4 and this is 5f minus 100, 44 plus f. मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस 1.4 को 44 प्लस f से 5f माइनस 100. लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट पेज. 44 इंटू 14 करना है पहले हमें. So this will be 61.6 minus 1.4 f. ठीक है जी. 61.6 minus 1.4 f is equal to 5f minus 100. तो 100 minus 61.6, 5f plus 1.4f. 6.4f is equal to, ये हमारे पास आ जाएगा 8, 638. ठीक है जी. So this is 384 divided by 64 is f. तो ये एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है 6 पे. तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 6. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आएगी 6. आई चोज assumed mean मेथड क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन थोड़ी काफी बड़ी हो जाती, तो हमने डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं किया. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आपको बोला था कि हमें एक ऐसा फिर से एक क्वेश्चन मिलेगा. एक हेमिस्फीयर है सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. रेशियो ऑफ रेडियस टू स्लैंट हाइट. रेडियस टू स्लैंट हाइट का रेशियो 3:5 है, तो हम रेडियस को 3x और स्लैंट हाइट को 5x मान लेते हैं. इससे हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट हमारी आ जाएगी 5x का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर. तो ये 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस हो जाएगा. तो हाइट हमारी आ जाएगी 4x. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. कौन का और हेमिस्फीयर का. इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर. कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर. ठीक है. अंदर बच जाएगा h प्लस 2r. वॉल्यूम हमें गिवन है 240 पाई. तो पहले तो हम पाई से पाई कैंसिल कर ही देते हैं. रेडियस इज व्हाट? 9x स्क्वायर. ओके. एंड हाइट इज व्हाट? 4x प्लस रेडियस 2 into 3x 6x. So this is 3x square into 10x 240. 240 is equal to 30x square. X square is equal to 8. तो x की वैल्यू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू x क्यूब. x की वैल्यू आ गई क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2. तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय पूछे. ये टोटल हाइट, ये हाइट है 4x और ये है 3x. तो टोटल है 7x. सो हाइट आ गई आपकी 7x. 7 इंटू 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर. तो हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी हैव अ केस स्टडी. While playing a treasure hunt game, some clues are hidden in various spots, collectively forming an AP. If the number on the nth spot, मतलब हमें एक्चुअल में ये an गिवन है बेटा. तो क्वेश्चंस फाइंड करने हैं. थोड़ी सी AP बना लेते हैं पहले. 1 पुट किया तो 24 आ गई फर्स्ट टर्म.
सेकेंड टर्म हमारी आ गई 28, थर्ड टर्म आ गई 4 इंटू 3 12 32। तो एपी है 24, 28, 32 सो ऑन, डिफरेंस है 4। एपी यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 24, 28, 32। व्हाट विच नंबर इज इन द फर्स्ट स्पॉट, ये तो हो ही गया 24। विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112, मतलब कि an मेरा क्या आया है 112। 112 24 मेरी एपी थी, एन मुझे फाइंड करना है, ये 4 है। 24 प्लस 4n माइनस 4, 20 प्लस 4n। 112 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20। ठीक है। what is the sum of all the numbers in the first 10 spots, मतलब मुझे S10 चाहिए। यहीं पे कर लेते हैं S10 के लिए 10/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें हमें पता ही है कि 24 है। अब लास्ट टर्म यानी कि 10th टर्म, तो मुझे a10 फाइंड करना है, विच इज a प्लस 9d। 24 प्लस 9 4 जा 36, 60। This is 4, 8, 5, 420। ठीक है। Then which number is on n minus 2th spot? n minus 2th spot पे कौन सा होगा, मतलब कि हमें फाइंड करना है a n minus 2, तो a plus n minus 1 d, 24 n minus 3 d। d है 4, इसमें हमें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 4n माइनस 12, विच इज 2 and 1, 12 प्लस 4n। ठीक है। तो n माइनस 2th स्पॉट पे जो भी हमारा नंबर होगा वो है 12 प्लस 4n। जो भी आप n पुट करोगे, जैसे आपने मान लो यहाँ पे n9 पुट किया, तो मतलब आप 7th स्पॉट फाइंड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप 9 पुट कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tamper-proof Tetra milk guarantees freshness and security. This milk ensures uncompromised quality, preserving the nutritional values. हमें एक दिया हुआ है क्यूबिकल कंटेनर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क जिसमें पैक हो जाएगा। इसके डायमेंशन 15 इंटू 8 इंटू 5। is packed in a container of this dimensions. These milk packets are then packed in cuboidal cartons of dimensions this much. Okay. Find the volume of the cuboidal carton. कार्टून का वॉल्यूम चाहिए, डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है L इंटू बी इंटू एच, 30 इंटू 32 इंटू 15। सो 30 इंटू 32 इंटू 15, बस इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। L इंटू बी इंटू एच होता है ये। ठीक है। 15 3 45, 450 इंटू 32। लेट्स कैलकुलेट दिस। 14400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हमारा आ गया कार्टून का वॉल्यूम। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मिल्क पैकेट। बेटा ये था आपका वो मिल्क पैकेट। मिल्क पैकेट इसने किसको माना है, इसको माना है, हाँ जी। इसका अब टीएसए, टीएसए है तो ये क्यूबॉइड। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB plus BH plus HL. So 30 into 32 plus 32 into 15 plus 15 into 30, ये चाहिए हमें। 32 into 15 will be
480 plus 450. Okay, this is equal to 0. 3780, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, देन वी हैव, और में हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन अ कार्टून, कितने मिल्क पैकेट्स कार्टून में जा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मिल्क पैकेट्स का जो वॉल्यूम है डिवाइड वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय volume of milk packet will give us the number of packets. So this is 15 into 8 packed in a cuboidal container of dimension. Okay, sorry, कार्टून का ये है, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया। तो ओके, ये आपका कंटेनर कर दिया था। ओके, दिस इज द कार्टून, सो वी हैव डन, ऊपर नीचे कर दिया। पहले हमें कार्टून का पूछा हुआ था, तो नहीं सही किया है, ठीक है, कार्टून का ही निकाला है हमने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट चाहिए था, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई है। 1585, ये बेटा हमने इसी का मिल्क पैकेट का निकालना था, कार्टून का ही निकाल दिया। हमें ये मिल्क पैकेट का चाहिए था, जिसके डायमेंशंस हैं 1585। सो 2 into 15 into 8, 8 into 5, 5 into 15. फोर 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट अब हम कर रहे हैं, हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन अ कार्टून। 30 इंटू 32 इंटू 15 को डिवाइड करना है 15 इंटू 8 इंटू 5, तो 24 मिल्क पैकेट्स इस कार्टून में फिट हो सकते हैं। हाउ मच मिल्क इन द कप, जो कप है वो कितना मिल्क होल्ड कर सकता है। कप बेसिकली आपका एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर इज 5, एच इज 7, so 25 into 22, 550 सेंटीमीटर क्यूब ये मिल्क कंटेन कर सकते हैं। ओके, क्लास के स्टडी हम देखते हैं। डायमेंशंस हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सुपरमार्केट है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, सम पॉइंट P एंड सम पॉइंट Q। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल। बैंक एंड हॉस्पिटल, A और हॉस्पिटल है मेरा B पॉइंट है, राइट। हॉस्पिटल इज B पॉइंट, इनका डिस्टेंस x2 माइनस x1, 9 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 9 प्लस 3 12 का होल स्क्वायर 144, 6 का होल स्क्वायर 36, 6 7 5 8, root of 180, this will be 5, ये बनेगा हमारे पास 18 to 36 into 5, so 6 आ गया बाहर, 6 रूट 5 ये हमारा डिस्टेंस है। सेकेंड है, इन बिटवीन द बैंक एंड द सुपरमार्केट देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट E, विच इज अ मिड पॉइंट। E के कोऑर्डिनेट्स, E इसका मिड पॉइंट, तो E के कोऑर्डिनेट्स बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 14.2 comma 0, 5 minus 5 is 0,
तो 14 इसके कोऑर्डिनेट्स आगे 14/2, 0। देखो एक्स एक्सेस पे लाई करे तो वाई ऑब्वियसली 0 ही आएगा। देन in between the hospital and supermarket there is a bus stop plotted at D which is their midpoint। एक मिनट देख लेते हैं पहले, हॉस्पिटल और सुपरमार्केट के बीच में बस स्टैंड है जो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। -3 + 5 फिर 2/2। डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 - 3/2, -5 - 1/2। 5 - 3 2 -6/2 यानी कि 1, -3। चलो ठीक है जी। फिर उसने बोला है इफ पाथ वांट्स टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम द बैंक, बैंक से बस स्टैंड मतलब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, AD। चलो निकालते हैं AD डिस्टेंस। AD है 9,5 और ये है 1, -3। 9,5 और 1, -3। 9 - 1 5 -3, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर 64, 128। 64 का स्क्वायर होता है 8, तो सॉरी रूट होता है 8, तो 8√2 है ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है। फिर और में हमें पूछा है P and Q are two different garment shops lying between the bank and the hospital such that BP, PQ and QA are equal। A और B चाहिए, तो हमें बोल रहा है कि जो BP की लेंथ है और जो PQ की लेंथ है और जो QA है सब इक्वल है, मतलब ये ट्राइसेक्ट हो रही है बेसिकली। ओके, तो हमें सबसे पहले तो 1, A चाहिए, तो बेटा मैं यहीं पे कर लेती हूँ फॉर कन्वीनियंस। चलो आगे कर देते हैं, हमें बना लेते हैं हम इसको आगे B। Let's draw this line B, P, Q, A। P है 1, A, Q है B, 3। B के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 - 1 9,5 और 9,5। अब क्योंकि ये इक्वल है सारी लेंथ्स, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 1:1:1 में, तो P जो पॉइंट है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इस पे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आई नीड टू फाइंड P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, A। सेक्शन फॉर्मूला mx2 1 × B प्लस nx1 2 × -3 6 अपॉन m प्लस n। my2 1 × 3 3 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो 1 इक्वल है B -6/3 के एंड A इक्वल है 3 - 2/3 के, यानी कि A की वैल्यू तो है 1/3 और B की वैल्यू है 3। B की वैल्यू है 3 + 6 9। So A is 1/3 and B is 9। All right. And with that we have covered lot many questions from previous years of CBSE board. So just go through couple of PYQs, ठीक है। ये रिवाइज करने, इसके अलावा रिवाइज more PYQs and I wish you all the best for your exam. Thank you.